नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर गुरुदेव अवंतिका से कहते हैं, वैसे तुम भी तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना, उसका क्या रहा। अब गुरुदेव की ये बात सुनकर अवंतिका कहती है, मैं सोच तो रही थी लेकिन फिर मैं उससे पीछे हट गई। मैंने सोचा है उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, चलो जो तुम सोच रही हो वो हो ही जाएगा। और ये कहते हुए ही गुरुदेव अब कहते हैं, ठीक है अवंतिका, अब मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना। देखना कि कभी लैब में इतनी भी बिजी मत हो जाना कि अपना ख्याल भी ना रहे। अवंतिका को ये सब कहने के बाद अब गुरुजी अब वहाँ से जाने ही होते हैं कि तभी अब उन्हें रोकते हुए अवंतिका उन्हें पीछे से रोकते हुए कहती है, 1 मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब अवंतिका की ये बात सुनकर गुरुजी अब वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो भी यहाँ पर अब अवंतिका कहती है, वैसे आपने किसे अपना शागिर्द चुना है? मेरा मतलब है कि वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि आपका अगला शागिर्द कौन होने वाला है, क्योंकि वो तो राजेश्वर पीरामल ही होगा ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके लिए ये फाइनल है, या मैं यूँ कहूँ कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि मुझे राजेश्वर आपका शागिर्द बनने के लायक नहीं लग रहा। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुजी अवंतिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों अवंतिका, तुम्हें राजेश्वर में ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि वो मेरा शागिर्द हो सकता है? क्या हुआ, तुम्हें क्या राजेश्वर पसंद नहीं है क्या? हाँ, इस बात पर अब अवंतिका कहती है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। इवन मुझे नहीं लगता कि वो आपका एक अच्छा शागिर्द हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। अपनी यहाँ पर अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन वैसे मेरे बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बारे में क्या सोचा तुमने? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बताओ अवंतिका, तुम उससे शादी तो करोगी ना, या उस मना कर दोगी? इस बात पर अवंतिका कहती है, देखिए गुरुजी, अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। ये सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, अच्छा अभी तक नहीं सोचा, तो अवंतिका कब सोचोगी? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस तरह से अनंता भी शादी करना ही नहीं चाहती, तुम भी कहीं अनंता की तरह तुम्हें भी अभी शादी नहीं करनी है क्या? हाँ, कहीं तुम दोनों एक ही डिसीजन तो करके नहीं बैठी हो? गुरुदेव की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, देखिए गुरुजी, अभी तो नहीं, अभी तो इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। अवंतिका की इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, देख अवंतिका, मेरे बेटे के बारे में तुम सोच सकती हो। वो सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और वैसे भी अगर तुम मेरे घर में ही बहू बनकर आओगी तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे भी फिर तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, वो बात तो सही है गुरुजी, लेकिन अब आप ही देखिए ना, मैं ये सब कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कितने समय से यहाँ भीमेश्वरी गांव से ही दूर थी। उन्हें देखे हुए तो मुझे काफ़ी वक्त भी हो गया है। अभी तो मुझे ये भी याद नहीं है कि वो दिखने में कैसे हैं, हट्टे कट्टे हैं या नहीं। वैसे भी आप मेरे माइंड को अभी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए गुरुजी, क्योंकि अभी तो मुझे अपना भी एक्सपेरिमेंट करना है। अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अभी इन सब शादी के झमेलों में नहीं फंसना चाहती। अब अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव अब वहाँ से उसे कहते हैं कि ठीक है अवंतिका, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये सब कहने के बाद अब गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अवंतिका भी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो यहाँ पर उसके जानवर, जो कि अभी भी सारे वहीं पर ही मौजूद थे, वो अपने जानवरों से कहती है, अरे अभी तक तुम सभी काम पर नहीं लगे हो, चलो जिससे जो काम बन पड़ रहा है अपने अपने काम पर लग जाओ। मेरे लिए पीछे से कुछ छोटी छोटी अपने हाथ पैरों से अपनी लकड़ियाँ लेकर आओ। देखो चूल्हे में आग जो लगानी है
जब जब यहाँ पर चूल्हा जलेगा तभी तो मैं अपना खाना बना पाऊंगी ना। इधर ये सुनते ही वो सारे के सारे जानवर अब वहाँ पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब अवंतिका कहती है कि आखिर आखिर गुरुदेव क्या बनाना चाहते हैं। ये तो गुरुदेव ने नहीं बताया, बस इतना ही कहकर चले गए कि वो कुछ वो लोगों के लिए एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो उनके लिए वरदान साबित हो। लेकिन वो क्या हो सकता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो हाल अभी हमारे देश के लोगों का है, वैसे तो एक एक करके सभी मरते जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि गुरुदेव जो कुछ भी बना रहे हैं वो बस उसी सिलसिले में ही अपने काम में लगे होंगे ताकि लोगों की भलाई हो सके। ये कहते हुए ही अब अवंतिका फिर से अपने काम में लग जाती है। अवंतिका क्योंकि यहाँ पर वहाँ दार्जिलिंग से आई थी, इसलिए उसे यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ सेट करने में भी थोड़ा सा समय लगता है। और इधर देखते देखते ही काफ़ी वक्त भी बीत गया था और अवंतिका भी यहाँ पर अपने काम में ही लगी हुई थी। यहाँ पर एक दिन अवंतिका अपने घर में ही अपना काम कर रही थी कि तभी एक दिन अब तभी वहाँ पर अब एक बंदर उछलते कूदते हुए वहाँ पर आता है। जैसे ही वो बंदर वहाँ पर आता है तो अब अवंतिका कहती है, हाँ बोलो, कहाँ घूम रहे हो। अब वो बंदर यहाँ पर आकर कहता है, आपके गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। क्योंकि अवंतिका भी यहाँ पर पशु पक्षियों की सारी भाषा को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, कुछ इम्पोर्टेंट है या फिर टाइम पास के लिए। क्या गुरुदेव ने तुमसे कुछ कहा है कि आखिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। अवंतिका की इस बात पर अब वो बंदर कहता है, पता नहीं। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, सब समझ रही हूँ मैं। हाँ, तुझे जब वहाँ से केले लाने हैं ना, तो तब से तू बहुत ही उछल रहा है। हाँ, क्योंकि गुरुदेव ने तुझे वहाँ से केले खाने की परमिशन जो दे दी। अब एक काम कर, मैं देख यहाँ पर लापसी बना रही हूँ, तो तू ध्यान रखना ये नीचे से लगे नहीं, बस इसी तरह से इसे घुमाते रहना। क्योंकि देख, अब अगर गुरुदेव ने बुलाया है तो मुझे तो वहाँ पर जाना ही होगा, इसलिए कोई भी शैतानी मत करना। अगर ये जलाना तो देख, पूरा का पूरा तुम सभी को ही खिलाऊंगी। और ये बंदर को ये सब कहते हुए अवंतिका अब वहाँ से जाने लगती है। और वो अब जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो पीछे मुड़कर अब वो यहाँ पर कहती है, देखो मैं अभी भी कहते हुए जा रही हूँ, सारे उछल कूद करने में यहाँ पर घर को बिल्कुल भी गंदा मत करना। बड़ी मुश्किलों से ये घर अब सेट हुआ है, वरना अगर ये घर मुझे जब मैं वापस आई मुझे गंदा मिला तो देखो, इसकी सारी साफ सफाई तुम सब से ही करवाऊंगी। अपने वहाँ पर उन सारे ही जानवरों को ये सब कहने के बाद अवंतिका वहाँ से निकल जाती है। इधर थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही अवंतिका भी यहाँ पर गुरुदेव के आश्रम पहुँचती है तो अब वहाँ पर जोर से बिजली चमकती है और आसमान में यहाँ पर पंछी भी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। ये सब देखकर तो अब अवंतिका कहती है, लगता है कि रात आज की काफी गहरी होने वाली है और मन भी काफी बेचैन हो रहा है। ये कैसा मुझे महसूस हो रहा है। पता नहीं आज मेरा मन इतना घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं आज कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। हे महादेव, प्लीज आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। आज कोई भी ऐसा अनर्थ ना हो, क्योंकि आज जैसा मुझे महसूस हो रहा है ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। ये सारे संकट आने वाले तूफान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। प्लीज महादेव, मेरी लाज रख लेना, सब कुछ संभाल लेना। और यहाँ पर अपने महादेव को हाथ जोड़ते हुए ही ये कहते हुए ही अवंतिका गुरुदेव के रूम की तरफ आ जाती है। जैसे ही अवंतिका भी यहाँ पर उनके रूम के पास आती है तो वो देखती है कि गुरुदेव तो यहाँ अपने ही किसी काम में बिजी हैं। गुरुदेव को बिजी देख कर अब यहाँ पर अवंतिका उनके कमरे के अंदर आती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया गुरुदेव। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव अब अवंतिका की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने कर दिखाया अवंतिका, देखो फाइनली मैंने उस केमिकल को बना ही लिया है। सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे इतनी जल्द बना लूंगा। अपने गुरुदेव की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव कि आपने लोगों के लिए इतना सोचा, पर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। क्या
क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, अवंतिका देखो, मैंने जो बनाया है ना, ये महादेव के वरदान से कोई कम चीज नहीं है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी किंग को देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे वैसे किसी के भी हाथों में लगे, और मैं ये किंग को देना चाहता हूँ। वो और उनका आने वाला वंश ही इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इसकी रक्षा करना बुरे लोगों से बहुत ही जरूरी है। अगर ये उनके हाथों में लग गया तो वो इसे अपने अनुसार यूज करेंगे, और ये फिर शायद ठीक भी नहीं रहेगा। ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, आखिर इस केमिकल में ऐसा है क्या गुरुदेव, जो आप ये सब कह रहे हैं? इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, देखो, इस केमिकल की अगर एक बूंद भी कोई, अब यहाँ पर गुरुदेव ने अभी बस उसे इतना ही कहा था कि तभी अब उनके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। गुरुदेव के रूम का दरवाजा जो कि अभी बंद था, जैसे ही ये नॉक होता है तो अब गुरुदेव अब उसकी आवाज को सुनकर अब उसे इग्नोर कर देते हैं, और अब वो अवंतिका से कहते हैं, देख अवंतिका, इस केमिकल को कोई भी नहीं छू सकता है, इसे सिर्फ मेरा खून ही छूकर उठा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और तुम्हें मैं इस काबिल बनाने जा रहा हूँ कि तुम भी इसे उठाकर इसे छू सकती हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब इस केमिकल को प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मुझे तुम्हें इस काबिल बनाना पड़ेगा। याद रखना अवंतिका, ये केमिकल किसी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अगर ये किसी भी ऐसे गलत हाथों में गया तो सच में बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अपने गुरुदेव की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे किंग तक पहुंचा दूंगी, लेकिन आप ये बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं? कहीं आपको कुछ शंका है क्या? ये सुनते ही अब गुरुदेव अब यहाँ पर कुछ नहीं कहते, और अब वो यहाँ पर जल्दी से एक इंजेक्शन लेकर आते हैं, और इंजेक्शन को लाने के बाद अब वो यहाँ पर उस इंजेक्शन को अवंतिका को इंजेक्ट कर देते हैं। ये इंजेक्शन किस चीज का था ये सोचकर अवंतिका खुद हैरान थी, लेकिन उसे अपने गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास था कि उसके गुरुदेव जो कुछ करने वाले हैं वो शायद यहाँ पर उसकी और लोगों की भलाई के लिए ही है। और इधर अब वो यहाँ पर ये इंजेक्शन को इंजेक्ट करवा लेती है, और अब गुरुदेव उसे इंजेक्ट करते हुए ही कहते हैं, थोड़ी देर में ही अवंतिका, तुम इस केमिकल के जार को उठा सकती हो। वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि इस जार के हर तरफ मैंने एक ऐसा केमिकल लगाया है, मेरे और तुम्हारे और मेरे दोनों बच्चों के अलावा, और वो इंसान जो कि मेरा वंश होगा वो उसे उठा सकता है, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल बस एक बूंद ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। देखो अवंतिका अभी जगह से, और अभी यहाँ पर अवंतिका भी अपनी जगह से उठकर अब उस जार को पकड़ कर कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मैं इसे किंग तक जरूर पहुंचा दूंगी। और ये कहते हुए ही अवंतिका वहां से निकलकर जाने लगती है, क्योंकि अवंतिका को अभी यहाँ पर होने वाली किसी भी होने की आशंका नहीं थी, क्योंकि अवंतिका ने तो यही सोचा था कि उसके गुरुदेव ने उसे एक जिम्मेदारी दी है, क्योंकि गुरुदेव मोस्टली यहाँ पर आश्रम में ही रहते थे, शायद इसीलिए ही उन्होंने उसके हाथों में ये केमिकल दिया है ताकि वो इसे किंग तक पहुंचा सके, क्योंकि अभी उसे नहीं पता था कि आखिर किंग कहाँ पर है। अवंतिका भी यही सोचती है अपने ही ख्यालों में। अवंतिका को तो अभी इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उस यहाँ पर आश्रम में क्या कुछ चल रहा है। इधर कुछ ही देर में तक यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ अब वो उसे लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है, और इस केमिकल को लाने के बाद वो अपने लैब में रखते हुए ही कहती है, मेरा मन तो सच में बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं आज की रात क्या होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए ही अवंतिका यहाँ पर आकर देखती है कि वो जो लापसी बना रही थी वो अब तक बनकर तैयार हो गई थी, और उसके घर में यहाँ पर अब तक पानी भी आ गया था। ये देखकर अब अवंतिका अब कुछ पोर्शन अपने लिए उस लापसी में से निकाल कर अब वो बाकी सभी अपने एनिमल्स और बर्ड्स फैमिली के लिए निकाल कर रख देती है, ताकि वो सभी भी उसे खा सकें। और वो सभी भी अब यहाँ पर जैसे ही ये देखते हैं कि अवंतिका ने उनके लिए उनका खाना रख दिया है, तो वो भी बड़े चाव से उसे खा रहे थे।
इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रात और भी काफ़ी गहरी हो गई थी कि तभी अब अवंतिका को अचानक से याद आता है कि गुरुदेव ने जो इंजेक्शन उसे लगाया था वो तो किंग को भी लगाना होगा ना, क्योंकि किंग तो उनका वंशज नहीं है। तो आखिर अगर किंग उनका वंशज नहीं है तो वो इस केमिकल को किंग को कैसे दे सकती है, क्योंकि किंग तो फिर उसे उठा ही नहीं पाएंगे। और इसलिए वो उनसे इंजेक्शन लेना ही भूल गई, क्योंकि ये बात तो उसे उस समय याद ही नहीं रही। और यही सोचते हुए अवंतिका अब अपने घर से फिर से इस अंधेरी रात में ही बाहर निकलकर आश्रम की तरफ जाने लगती है। अवंतिका अब यहाँ पर सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो आज उसका मन काफी बेचैन था, लेकिन उसका मन इतना बेचैन क्यों था ये बात उसे अभी तक समझ में ही नहीं आ रही थी। इसलिए वो ज्यादा कुछ न सोचते हुए भी रात को ही निकल जाती है। और वहाँ जो कुछ भी अब तक हुआ था वो अवंतिका को पता चल गया था। अब उसके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी कि आखिर आश्रम में कैसे क्या हुआ था, अनंता को किस तरह से अपने पिता का सामना करना पड़ा था, और अपने भाई का भी, और किंग को भी कैसे वहां से गुरुदेव ने उस आश्रम को छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। वो सारी बातें अवंतिका को पता चल गई थी। इधर वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो अब बाहर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब वो इतना जरूर देख पा रही थी कि अंदर दो लोग वहां पर गुरुदेव के कमरे में बातें कर रहे हैं। वो वहां पर बैठे हुए थे। रूम में ज्यादा रोशनी तो नहीं आ रही थी, बस मोमबत्ती की एक हल्की सी रोशनी थी। इससे पहले कि अवंतिका भी यहाँ पर अपने गुरुदेव के रूम के अंदर जाती कि तभी अब उसे कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा अजीब लगता है जो उसे पहले कभी भी नहीं लगा, और वो यहाँ पर कोशिश करती है सब कुछ समझने की कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर अंदर कौन दो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए वो जैसे ही अभी यहाँ पर इस कमरे के अंदर सावधानी से जाने ही वाली थी, वो अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि तभी अब उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जो आवाज उसे यहाँ पर सिर्फ एक मैजिकल केमिकल ही शब्द सुनाई देता है। और ये मैजिकल केमिकल शब्द सुनते ही अब अवंतिका एकदम से ही अलर्ट हो जाती है। अवंतिका एकदम से ही सोचती है कहीं ये उसी केमिकल की तो बात नहीं हो रही जो गुरुदेव ने उसे दिया था। वह इसलिए वो भी यहाँ पर ये सब सुनकर अब समझ जाती हैं जरूर गुरुदेव किसी संकट में हैं, जरूर वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो उनसे इसी केमिकल को मांग रहा है। इसलिए वो यहाँ पर गुरुदेव को बचाने के लिए अंदर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके गुरुदेव की जान अब खतरे में है। इससे पहले वो उसे बचाने के लिए जाती तभी उसे उस केमिकल का ख्याल आया कि अगर वो यहाँ पर गुरुदेव को बचाने के लिए गई तो हो ना हो वो इस केमिकल को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जो वो यहाँ पर सोच रही है कि कोई उसके गुरुदेव को मारने के लिए वहाँ पर है, तो अगर वो उसे बचा भी लेगी तो कहीं फिर वो आदमी जो कोई भी यहाँ पर अंदर था वो उस केमिकल तक भी तो पहुँच सकता है। उसे पता था कि अगर दुश्मनों को शक हो ना हो वो लोग उसे कुछ भी करके उस केमिकल को ले ही लेंगे, क्योंकि वो जानती थी दुश्मन चाहे कोई भी हो वो शायद कहीं आसपास ही है। और उसे ये भी पता होगा कि गुरुदेव के और मेरा उनसे क्या रिश्ता था, इसलिए उनका सीधा का सीधा शक कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ही जाए। इसलिए मुझे अब हर हाल में अभी गुरुदेव की ना सोचते हुए मुझे उस केमिकल को बचाना होगा। अब अवंतिका को यहाँ पर अंदर जो भी कुछ बातें हो रही थी वो ठीक से सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन इतना वो जरूर समझ रही थी कि अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए वो ये सब सोचते हुए ही अवंतिका भी यहाँ पर उस केमिकल के बारे में ही सोचती है। वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अभी केमिकल को ही रखती है और उसको बारे में सोचकर वो वहां से भाग निकलती है। इधर यहाँ पर अवंतिका भी अपने ही ख्यालों से बाहर आती है। बाहर आते हुए ही अब यहाँ पर रानी साहिबा कहती है उम्मीद है कि अब सब ठीक है, अब बस मुझे इस केमिकल को उठाकर किंग के पास में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पर रानी अवंतिका अब अपने इन ख्यालों में से बाहर आती है कि किस तरह से गुरुदेव ने उसे इस केमिकल को संभालने के लिए कहा था। अब वो यहाँ पर कहती है क्योंकि खुद अब किंग भी उसे नहीं उठा सकते हैं। अवंतिका उस केमिकल को देखकर अब अपने मन में ही सोचती है आखिर क्या हो जाएगा अगर इस केमिकल को एक बूंद से ज्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो।
खैर मुझे बस यहाँ पर अपना काम करना है, क्योंकि अब इस केमिकल के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता। जो गुरुदेव ने मुझसे कहा है वो सही ही होगा। और ये सब कहते हुए ही वो वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगती है और हमेशा की तरह वो अब यहाँ पर फिर से अपने काम में लग जाती है। और इधर अब वो यहाँ पर अब अपने मन में भी सोचती है कि किंग ने उसे जो कहा है वो उसे अब मानना ही होगा। अब उसे बस हर हाल में इंद्रजीत से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना ही होगा, क्योंकि सच में वो इंद्रजीत के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकती है। जरूर किंग ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा ही होगा जो उन्होंने उसे ये सब करने के लिए कहा है। और ये सब सोचने के बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे अब कविन अवंतिका इंद्रजीत से सच में ही एक डिस्टेंस बना लेती है। और इधर जैसे ही इंद्रजीत जब भी कभी भी रानी साहिबा के सामने आता तो रानी साहिबा जिस तरह से उसे इग्नोर करती थी, ये सब देखकर तो अब इंद्रजीत के तन बदन में एक आग सी लग जाती थी। एक दिन तो अब इंद्रजीत से यहाँ पर रहा ही नहीं गया और एक दिन तो अब उसने सोच ही लिया था कि अब वो अपने प्लान को अंजाम देगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये रानी साहिबा तो उसे कोई भाव ही नहीं दे रही और ऐसे तो उसका प्लान कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आज उसने प्लान बना लिया था और वो भी यहाँ पर सीधा ही रानी साहिबा के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए उसे काफ़ी समय हो गया था। अब उसे यहाँ पर राजमहल में अंदर आने की भी पूरी छूट मिली हुई थी, इसलिए वो सीधा आज रानी साहिबा के कमरे तक पहुंच गया था। और वहां आने के बाद वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने रानी साहिबा को देखकर अब इंद्रजीत कहता है, आपको रानी साहिबा मेरे साथ चलना होगा। वो क्या है ना कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब यहाँ पर इंद्रजीत को इस तरह से एकदम सामने देखकर रानी साहिबा हैरान जरूर होती है, लेकिन अब वो यही सोचती है कि आखिर वो इसे क्या दिखाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर रानी अवंतिका यही कहती है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर और आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। अब रानी अवंतिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर वो कहते हैं, नहीं देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। अब इंद्रजीत की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, ठीक है, फिर आप इसके लिए जया से बात कीजिए। आपको जया से ये सब कहनी चाहिए, वो इसे देख लेगी। इस बात पर अब इंद्रजीत कहता है, मैं ऐसा अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ रानी साहिबा, आप प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा तो कीजिए। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, मैं अभी ये किसी को भी नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पर रानी साहिबा उसे जब ये सब करता हो, ये सब उसकी बातें सुनती है, तो यहाँ पर ये सुनते ही अवंतिका कहती है, ठीक है फिर चलिए, क्योंकि एक पल के लिए रानी अवंतिका को यही लगा कि शायद ये उसके राजमहल के लिए कोई ऐसी बात हो जो वो बस उसी को ही बता सकता हो। इसलिए रानी अवंतिका उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और वो वहाँ पर उसे चलने के लिए कहती है। यहाँ अब रानी साहिबा अब उनके साथ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के सफर को तय करने के बाद अब इंद्रजीत उन्हें अब एक ऐसे पैलेस में लेकर आता है। उसे देखकर अब यहाँ पर रानी साहिबा कहती है, आप हमें कहाँ पर लेकर आए हैं, आप क्या दिखाना चाहते थे और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और ये पैलेस किसका है। इधर उनकी इस बात को सुनकर अब इंद्रजीत कहता है, आपको किसी की सच्चाई बतानी है रानी साहिबा, आपकी आंखों पे जो पर्दा लगा हुआ है बस उसे आज मैं हटा देना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही तो रानी अवंतिका बस हैरानी से ही बस इंद्रजीत को ही देख रही थी कि आखिर इंद्रजीत किस चीज के बारे में बात कर रहा है। आखिर अवंतिका यानी कि उसकी आंखों पर कौन सा पर्दा लगा हुआ है और कौन सी सच्चाई ये उसे दिखाना चाहता है जो उसे यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हैरानी से वो उसे देख जरूर रही थी, लेकिन अब वो उसके साथ साथ अंदर चली जाती है। वो जब उसके साथ अंदर जाने लगती है तब इंद्रजीत अब उन्हें एक रूम के बाहर लेकर जाकर अब उन्हें धीरे से कहता है, क्या आप तैयार हैं रानी साहिबा एक सच जानने के लिए। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका हाँ में अपना सिर हिला देती है कि तभी अब यहाँ पर इंद्रजीत कहता है, आप बड़े ध्यान से इसे दरवाजे को खोलिएगा रानी साहिबा। अब जैसे ही यहाँ पर इंद्रजीत ने कविन अवंतिका को ये सब करने के लिए कहा था, ये सुनते ही अब वो भी बड़े ही ध्यान से उस दरवाजे को बड़े आराम से खोल देती है।
जैसे वो इस दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है तो वो यहाँ पर इस दरवाजे में से अंदर देखने लगती है। अंदर का नज़ारा देखकर तो अब उसके होश एकदम से ही उड़ जाते हैं। उन्हें देखकर अब ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे से अचानक से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। इससे पहले कि यहाँ पर कवि अवंतिका वो सब देखकर अपना बैलेंस खोकर वहाँ पर गिरती कि तभी इंद्रजीत ने मौके का फायदा उठाकर रानी साहिबा को संभाल लिया और उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। यहाँ पर इंद्रजीत को अपने इतना करीब देखकर एक पल के लिए तो यहाँ पर रानी साहिबा थोड़ी सी असहज हो जाती है, लेकिन अभी जो उन्होंने देखा था अपनी आंखों से वो देखकर तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और इसी चीज़ का फायदा भी यहाँ पर इंद्रजीत को होने वाला था। इंद्रजीत इधर उन्हें ऐसे ही संभालते हुए अब उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगता है। इधर पूरे रास्ते में रानी साहिबा पूरी तरह से खामोश थी। वो भी यहाँ पर इंद्रजीत को ना तो कुछ कह रही थी और ना ही इंद्रजीत अब कुछ समय तक कुछ भी कहता। इधर रानी साहिबा को इस तरह से अब उन्हें इस तरह से देखकर उनके इस रिएक्शन को देखकर अब इंद्रजीत समझ जाते हैं कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। वो जो करना चाहते थे वो काम उनका हो गया है, इसलिए अब वो चाहते थे अब बहुत जल्दी अब उनका आगे का काम भी पूरा होने वाला है। कुछ ही देर में अब वो यहाँ पर दोनों ही राजमहल में पहुँच जाते हैं और इधर रानी साहिबा अब इंद्रजीत को बिना कुछ बोले ही सीधा ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। रानी साहिबा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक बहुत ही बड़ा शौक लगा हो। इधर रानी साहिबा भी जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो भी यहाँ पर अपने राइटिंग पैड को निकालकर अब उसमें लिखने लगती है। महारानी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज हमें किंग की सच्चाई पता चली है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला करें और किंग को राजमहल से दूर कर दें, क्योंकि वो जो बेगुनाह लड़कियों के साथ कर रहे हैं उसके बारे में बात करने में भी अब हमें शर्म आती है, क्योंकि वहाँ पर कवि अवंतिका ने जो कुछ देखा था वो सब कुछ किंग के खिलाफ ही था। अब यहाँ पर उन्हें गलतफहमी हो जाती है और अब यहाँ पर आगे लिखते हैं, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द कोई ना कोई फैसला लेंगी और किंग को राजमहल से दूर रखेंगी। इतना लिखने के बाद अब वो उस पेपर को अब अलग करती है और उसके ऊपर अब एक केमिकल को लगा देती है। जो कि उन्होंने लिखा था वो गायब हो चुका था, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल था जिसे लिखने के बाद उस शख्स ने जो कुछ भी लिखा है वो इनविजिबल हो जाता है और जिसे वो भेजना चाहता है उसे भेजने के बाद अब आगे पढ़ने वाला इंसान उसे फिर से विजिबल कर लेता है। और अब यहाँ पर ये सब करने के बाद अब वो उस पेपर को एक रोल करके उसे अच्छी तरह से एक धागे से बांध देती है और अब वो उसके बाद अपने एक पेंसिल को वो अब अपने एक पंछी को बुलाने लगती है ताकि संदेश को वो महारानी तक पहुंचा सके। इधर जैसे ही एक पंछी वहाँ पर उसकी विंडो के पास आकर बैठता है तो वो यहाँ पर उस पंछी के पंजे में अब उस पेपर को फंसा देती है और वो अब उस पंछी से कहती है इसे जल्द से जल्द महारानी को दे देना। इधर यहाँ पर कवि अवंतिका की ये बात सुनते ही वो पंछी भी अभी अपनी पलकों को झपका कर आसमान में उड़ने लगता है। तो वहीं कवि अवंतिका अब अपने मन में ही सोचती है कि जो ये वजह थी इंपीरियल ग्रुप के फॉर्मेशन की। अब मुझे सारी की सारी बातें स्पष्ट हो रही है कि आखिर इंपीरियल ग्रुप का फॉर्मेशन क्यों किया गया। लेकिन किंग आपको अब अंदाजा भी नहीं है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें आपकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। हमारे राज्य में ये सब हम होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आप जो भी कुछ ये इलीगल काम कर रहे हैं वो हम कभी एक रानी होने के नाते इसे कभी बढ़ावा नहीं देंगे। और ये कहते हुए ही रानी अवंतिका अब अपने काम में लग जाती है, क्योंकि आज जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखने के बाद उसे भी यहाँ पर किंग के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किंग के ऊपर बहुत ही नाराज हैं और यहाँ से अब उनके मन में अब किंग को लेकर जो गलतफहमी होती है वो भी यहाँ पर दिन बढ़ती ही जाती है। और इधर क्योंकि
इंद्रजीत ने जो जाल अब यहाँ पर फेंका था वो अब कामयाब हो गया था, क्योंकि एक तरफ रानी अवंतिका अब किंग के बारे में अपनी गलत फहमियों में उलझी हुई थी और इसी चीज का फायदा अब यहाँ पर इंद्रजीत ने उठाया था, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठाकर इंद्रजीत ने फिर से रानी साहिबा के दिल को जीत लिया था, क्योंकि रानी साहिबा अब इंद्रजीत के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास करने लगी थी, क्योंकि इंद्रजीत ने किंग की एक ऐसी सच्चाई उसे दिखाई थी, इसलिए वो उनके और भी क्लोज हो गया था। और यहाँ पर अब वो रानी साहिबा के इतने क्लोज हो गया था कि रानी साहिबा ने अब इंद्रजीत के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। और यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आता है कि जब रानी साहिबा भी यहाँ से उनसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है और फाइनली उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों की शादी होती है तो कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के बाद अब यहाँ पर इंद्रजीत दिव्यांशी की सिक्योरिटी टीम में दिव्यांशी को अपनी सिक्योरिटी टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि इंद्रजीत तो पहले से ही दिव्यांशी से प्यार करता था, इसलिए वो दिव्यांशी को ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए अब अपने क्योंकि वो खुद अब यहाँ पर उसने रानी अवंतिका से शादी की थी, तो अब उसे ये सब निर्णय लेने का मानो एक हक मिल गया था। अब यहाँ पर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता आ रहा था, इधर रानी साहिबा भी अब अपनी पर्सनल लाइफ और अपने राज्य को अब अच्छी तरह से मैनेज करने लगती है, और इधर इंद्रजीत भी अब एक पति होने का अच्छी तरह से फर्ज निभा रहा था।